हेलो एवरीवन। हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने हमारी जितनी राष्ट्रीय पहल हैं और जितनी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स चल रहे थे, जो भी आपके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के थे, जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, एग्रीमेंट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि मेन जो डाटा था वो मैं आपको दे चुकी हूँ। आज से सिर्फ वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है और आपके आपदा से भी रिलेटेड है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा कि भारत के प्रमुख आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं। किससे? आपदा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि जो डिजास्टर से प्रभावित हो रहे हैं एरियाज, वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला आपका क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र। क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र। अगर हम भारत को भूकंपीय दृष्टि से देखें तो भारत के 4 जोन हैं। चलो इनको समझते हैं। अगर हम भूकंप की दृष्टि से देखें तो भारत के कितने हैं? 4 जोन है। भूकंप की दृष्टि से कितने जोन है? 4 जोन है। कितने जोन है भाई? 4 जोन है। कौन कौन से 4 जोन है? वो 4 जोन है। ठीक है। कौन कौन से जोन है? जोन सेकंड टू जोन 5। कितने जोन है? जोन सेकंड टू जोन 5 है, जिसमें जो आपका जोन 5 है ये सबसे अधिक संवेदनशील होता है। सबसे अधिक संवेदनशील का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक जगह है, कि जहां पर भूकंप आएगा तो वो काफी ही तेज आएगा। ठीक है। और जोन 2 होता है आपका जो सबसे कम हो, जहां हल्का फुल्का भूकंप के झटके बस महसूस किए जाएं। सबसे कम कौन सा होता है? जोन 2। अगर हम बात करें अब जोन वाइज, तो अगर आप इंडिया का मैप बना लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतना अच्छा मैप तो मुझे भी नहीं आता बनाना, पर ठीक है, जैसा भी आता है आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई ये भारत ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ जाओ, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में जो जोन 5 आता है आपका, जोन 5 बनाते जाना, लिखते जाना, जो सबसे खतरनाक है वो कौन सा एरिया है? जोन 5। जो हमारा हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र हमारा कौन सा है? हिमालय क्षेत्र हमारा ये वाला हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र है हमारा। ये क्या है? इसको मैं और दूसरे कलर से कर दूं। जो ये पर्पल वेव्स में है ये हमारा क्या है? हिमालय क्षेत्र है। क्या है हमारा? ये हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र आपका क्या है? जोन 5 के अंतर्गत आता है। जोन 5 के अंतर्गत हमारा कौन सा आता है? हिमालय एरिया। जोन 5 के अंतर्गत कौन सा आता है हमारा? हिमालय एरिया आता है। हिमालय एरिया में जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? जम्मू और कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर हो गया। समझा रही हूँ ये मैं आपको, या ये आप अच्छे से लिख भी लो। ठीक है, इसको अच्छे से ही लिख लो। जोन 5, हम ये जोन 5 का मैप बना रहे हैं। हम ये क्या बना रहे हैं? जोन 5 का मैप बना रहे हैं। जोन 5। जोन 5 में हमारा सबसे पहला जो एरिया है वो क्या है? हिमालय क्षेत्र है। कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। जो आपके ये पर्पल रेंज दी है, ये वाली, ये हिमालय क्षेत्र है हमारा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप आता है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, J&K हो गया, और कौन सा हो गया इसमें? सेकंड आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और कौन सा हो गया आपका? उत्तराखंड। ये क्या है? आपके जोन 5 के हिमालय के एरिया है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया कौन सा होता है हमारा? ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, ये सारा ही नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ जाता है। जितना भी हिमालय क्षेत्र है हमारा नॉर्थ ईस्ट ही है और कोई नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस पता है ना, कि ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट एरिया हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट एरिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया। इन सब के बारे में पता है? ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा वो क्या है? हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में हमारी कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? जैसे आपका आसाम आ गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश हो गया। जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं,
जैसे आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम, मणिपुर, यानी कि ये जो कंप्लीट एरिया आ गया आपका, ये वाला कंप्लीट एरिया, ये वाला कंप्लीट एरिया, ये क्या है आपका, ये है आपका पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, जैसे नागालैंड आ गया आपका, मणिपुर, मिजोरम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या हो गया आपका पूर्वोत्तर एरिया, जो आपके किस जोन में आता है, मेघालय, जो आपके किस जोन में आता है, जोन 5 में मेघालय। और आपका यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका क्या है, साउदर्न पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, जो किसके अंतर्गत है, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है, जो आपका बड़ा, सबसे बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार बोलते हैं इसको हम, ग्रेट निकोबार के अंडर आता है ये। जो आपका इसमें थर्ड पोर्शन है जोन 5 में, वो क्या है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, तो मत करो, बीच में स्लैश लगा लो, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपको ये कह दे कि अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप है, हम कह देंगे 572 द्वीप आते हैं टोटल। अंडमान और निकोबार में कितने आइलैंड है आपके, 572 आइलैंड है। सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की। ठीक है, तो जोन 5 में हमारे कौन कौन से आ गए, जोन 5 में आ गया आपका हिमालय क्षेत्र में आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि जितने भी हमारा हिमालय रेंज जितनी भी जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में जैसे आपकी 7 सिस्टर्स होगी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या है हमारी 7 सिस्टर्स, काउंट कर लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ 7 सिस्टर में कौन सी स्टेट नहीं आती, हम क्या कह देंगे, सिक्किम नहीं आती। और फिर आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो आपके एरियाज हैं ये किस में आते हैं, जोन 5 में आते हैं। यहाँ पे जो भूकंप की रेंज होती है, भूकंप की रेंज, भूकंप रेंज कितनी काउंट होती है, 8 से ज्यादा ही काउंट होती है। कितनी ज्यादा काउंट होती है, 8 से ज्यादा काउंट होती है। फिर अगर हम बात करें जोन 4 की, अब हम बात किसकी करते हैं, जोन 4 की। मैं आपको मैप पे क्यों समझा रही हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम किसकी बात करते हैं, जोन 4 की। जोन 4 क्या होता है, जो आपका जोन 4 है इसको हम बोलते हैं उच्च भूकंप प्रभावित क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च भूकंप प्रभावित क्षेत्र। 5 के मुकाबले कम प्रभावित करता है एरिया को, लेकिन ज्यादा तो ये भी काउंट में होता है। उच्च भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो आपका जोन 4 है, ये देखो ये हमारा भारत है। अब छोटा सा मैप बना दूं यहाँ पे, समझ जाओगे, अब तो समझ ही जाओगे। ये कुछ ज्यादा ही बन गया ना लंबा। ठीक है, समझ जाओ, ये हमारा भारत है। जोन 4 में आपका कौन सा आता है, जोन 4 में आता है हमारा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर जितना भी है हमारा, दिल्ली एनसीआर एरिया, दिल्ली एनसीआर एरिया। ठीक है, बिहार का आपका यहाँ पे ये बिहार है, ये आपका बिहार है, बिहार आता है। ठीक है, बी से बिहार का कौन सा पोर्शन, बिहार का भी नॉर्दर्न पोर्शन। कौन सा पोर्शन बिहार का, नॉर्दर्न पोर्शन, ये वाला पोर्शन बिहार का आता है। ठीक है, फिर आपका जैसे यूपी का, ये जो आपका यूपी है, ये क्या है आपका यूपी, यूपी का कुछ भाग आता है। और आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे क्या है, ये आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। इसको है ना मैं अच्छे से उस पर ही बना देती हूँ, ऐसे आपको समझ आ जाएगा, लिख दूंगी फिर आपका। ठीक है, कौन कौन सा एरिया आपका, दिल्ली एनसीआर का एरिया, यहाँ से ले लो दिल्ली एनसीआर का एरिया।
ठीक है, आपका यूपी, आपका बिहार, आपका उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जो ये वाला एरिया है ये आपका किस में आता है, जोन 4 में आता है। किस में आता है, जोन 4 में आता है। और जैसे आपका कुछ गुजरात का जो कच्छ एरिया है, गुजरात का कच्छ एरिया, ठीक है, ये कच्छ, कच्छ वाला गुजरात का कच्छ एरिया, ठीक है, कच्छ एरिया आपके गुजरात का। फिर आपका जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम आता है भाई, ठीक है, राजस्थान का कुछ पोर्शन आता है। ये क्या है आपके, ये जोन 4 के हैं। तो जोन 4 में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, दिल्ली एनसीआर आ गया, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। आपका बिहार, बिहार का कौन सा भाग, बिहार का नॉर्थ, नॉर्थ पोर्शन हो गया, ठीक है। यूपी का कुछ पोर्शन आता है, यूपी का कुछ भाग आता है जैसे नॉर्दर्न एरिया का ही। और आपका पश्चिमी बंगाल का कौन सा आ गया, पश्चिमी बंगाल का भी आपका जैसे नॉर्थ एरिया जोन 4 में ही काउंट है। आपका गुजरात, गुजरात का कौन सा, कच्छ, जो आपका भूकंप आया था बहुत तेज कच्छ क्षेत्र में, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कब आया है, ये मैं आपको करवा चुकी थी, ठीक है। और आपका जैसे सिक्किम, ये क्या है आपके जोन 4 के हैं। और आपके राजस्थान का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ पार्ट, सम पार्ट लिख देती हूँ, सम पार्ट, ये किस में आता है, ये आता है आपके जोन 4 में। जोन 4 में हमारा कौन कौन सा आता है, दिल्ली एनसीआर आता है, नॉर्दर्न बिहार आता है, यूपी का कुछ पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल का भी नॉर्थ पार्ट आता है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है, सिक्किम आता है, राजस्थान के भी कुछ पार्ट आते हैं। ये आपका जोन 4 है। यहाँ पे जो भूकंप का रेंज है, भूकंप की रेंज कितनी मापते हैं, यहाँ पे भूकंप की जो रेंज आती है वो 7 और 8 के बीच में आती है। कितनी आती है, 7 और 8 के बीच में आती है। अब थर्ड कौन सा है हमारा, जोन 3, कौन सा है, जोन 3। जोन 3 हो गया जो मध्य भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर ज्यादा जान मान की हानि नहीं होती, पर भाई भूकंप तो भूकंप ही है, ठीक है। जोन 3, जोन 3 आपका कौन सा हो गया, हम अगर इंडिया का मैप बनाएं, ठीक है, जोन 3 में आ जाता है आपका जैसे मध्य भारत, जितना भी आपका मिडल भारत है ये आ गया, मध्य भारत का बड़ा हिस्सा ये एरिया हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ आपका महाराष्ट्र का पार्ट आ जाएगा, कुछ आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ ओडिशा आ गया, कुछ पार्ट आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो एरिया है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा। कुछ पार्ट आपके कर्नाटक का आ गया, ये क्या होते हैं। और राजस्थान का कुछ पार्ट राजस्थान का आ गया। केरल और तमिलनाडु की तो ना थोड़े थोड़े से हिस्सों पे आता है ये, जो आपके सुनामी प्रभावित हो जाता है। ये किस में आता है, आपके जोन 3 में आता है। कौन कौन सा हिस्सा आपका, जैसे महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना। ये नहीं कि ये लगाओ कि मिडल भारत, मिडल इंडिया, जो आपका एमपी बोला जाता है, और आपका साउदर्न पोर्शन आ जाता है इसमें, ठीक है, तेलंगाना और आपका कर्नाटक। और क्या आता है इसमें, कर्नाटक आता है, ठीक है। और कुछ पार्ट आपका सम पार्ट ऑफ राजस्थान आ जाता है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि कुछ हिस्सा राजस्थान का भी आता है। और कुछ केरल और तमिलनाडु का भी आता है, केरल और तमिलनाडु, केरल एंड तमिलनाडु का भी सम पार्ट, यानी कि कुछ हिस्सा आता है जोन 3 में। इतना समझ में आ गया। फिर जोन 2 क्या होता है, जोन 2 जो है हमारा, जोन 2 होता है जो सबसे कम प्रभावित हो, यानी कि कम भूकंप प्रभावित एरिया, कम भूकंप प्रभावित एरिया, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र। जैसे आपका दक्षिण भारत का कुछ सीमित भाग आ जाता है, या आपका प्रायद्वीपीय पठार आ गया। इसमें हम क्या लिख देंगे कि ये वैसे सुरक्षित होता है, सबसे सुरक्षित एरिया होता है। कौन सा, जैसे आपका दक्षिण भारत का, यानी कि जो हमारा साउदर्न इंडिया है, इसका कुछ ही पार्ट आता है का सीमित भाग। ये छोटे छोटे भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं वैसे। और जो आपका स्थिर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये किस में आ जाते हैं, आपके जोन 2 में आ जाते हैं, जहां कम भूकंप होता है।
तो जैसे अब आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि भारत में भूकंप आने के कारण क्या हैं, कि भारत में भूकंप आने के कारण क्या हैं, भूकंप के कारण क्या हैं, भूकंप के कारण पूछ ले तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारी भारतीय प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की हिस्ट्री पता है ना कि भाई हम पहले गोंडवाना लैंड से कैसे टूट के आए हैं, तो हमारी भारतीय प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट की कैसे हम यूरेशियन प्लेट के जाके टकराए हैं जिससे हमारे हिमालय की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो भारत में भूकंप आने का कारण क्या है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव। ठीक है, समझो ये हमारी भारतीय प्लेट है, ये मान लो इंडियन प्लेट है, और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। इसको समझो, यूरेशियन प्लेट ER से कर देते हैं, EP से। जब ये प्लेट इससे टकरा रही है, ठीक है, यानी कि ये इसके नीचे जा रही है, ये इसके ऊपर आ रही है, या इसके ऊपर चढ़ रही है, या ये इसके नीचे आ रही है, जो ये टकराव हो रहा है इस वजह से भूकंप का रेड जोन बना हुआ है हमारा हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, इस वजह से। दूसरा, भूकंप के कारण से हमारा क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है भाई। ये दोनों प्लेट आपस में टकराई है, उसी की वजह से क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय की जो दिन बर दिन ग्रोथ होती जा रही है उनका कारण भी यही है। दूसरा, हमारी जो प्लेट जो हमारी प्लेट क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको, क्या बोलते हैं भाई, दिमाग से ही निकल गया, क्या बोलते हैं, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये होता है प्लेट्स का टकराव ही होता है, ये प्लेट का विवर्तनीकरण, कि जैसे वो ऊपर नीचे हो रही है, या घर्षण हो रहा है, या उनका फैलाव हो रहा है। विवर्तनीकीकरण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका हाँ फॉल्ट लाइंस बनती है। फॉल्ट लाइंस क्या होता है, जैसे भ्रंश मिलते हैं भूकंप के, जैसे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में मिले थे। कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे। मोहनजोदड़ो में कैसे क्या चीज़ होती है, ये फॉल्ट लाइंस होती है। मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, मान लो ये एरिया है और यहाँ पे भूकंप आ रहा है, यहाँ पे ये ऐसे भूकंप आ रहा है, तो इससे जो ये लाइंस बन रही है ना भूकंप की, फॉल्ट लाइन, जिससे हमें पता चलता है, जो इनसे लाइंस बनती हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट लाइंस, यानी कि भ्रंश रेखाएं। ठीक है, ये हमारे भूकंप के कारण है। जैसे आपसे ना क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये, कि भारत में सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हम कौन सा कह देंगे, हिमालय क्षेत्र, और जो हमारा नॉर्दर्न पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। दूसरा, जोन 5 सबसे खतरनाक है, दिल्ली जोन 4 में स्थित है। ये आपसे पूछ लेगा। फिर हमारा सेकंड टॉपिक क्या था इसी के अंदर, कि ये बताओ कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन से हैं भारत के। बाढ़ प्रवण क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र देखो, बाढ़ कहाँ आ सकती है, जो नदी के आसपास हो, या जहां बारिश ज्यादा हो रही हो, या जो समुद्र के पास है, बाढ़ सिर्फ वहीं आ सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में हर साल मानसून के कारण कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से जैसे आपके नदी घाटिया क्षेत्र हैं, या आपके जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, या जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं, जो समुद्र के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी बेसिन है, ये सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया में, इसको भी अलग से ही बना देते हैं, इसके बारे में भी लिखते हैं भाई अलग से ही। ठीक है, क्योंकि मेरे को तब तक जब मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं ना, तब तक मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी, फ्लड की बात करते हैं। हमारे भारत में फ्लड के कारण क्या है, फ्लड एरियाज कौन से हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
ठीक है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे नदी घाटियां, इनके आसपास के एरिया हो जाएंगे नदी घाटियां। ठीक है, आपके डेल्टा एरिया हो गए, डेल्टा क्षेत्र बोल देते हैं। और जो आपके तटीय इलाके हो गए, तटीय यानी कि जो आपके कोस्टल्स एरिया हो गए, ठीक है, तटीय एरिया, ये सबसे ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा, या हम ये कह दें कि सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बात आ जाए तो हम क्या कह देंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन एरिया। और ये एरिया कौन सा है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया, जैसे आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जहां से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों ही बहती हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन प्रवण क्षेत्र कौन सा एरिया आ जाता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अगर हम स्टेट्स देखें तो आपकी आ जाएगी असम, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। और कौन सा आ जाएगा इसमें हम बात करें, बिहार, यूपी। ठीक है, यूपी का जैसे यूपी का भी कौन सा पार्ट, ईस्ट पार्ट, कौन सी, ईस्टर्न यूपी। आपका जो वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, ये क्या है, ये जो हमारे एरिया है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के एरियाज हैं। और बाढ़ यही सबसे ज्यादा आती है। रीजन क्या है, यहाँ बाढ़ आने का कारण क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में क्या रीजन है, एक तो वर्षा अधिक होती है, दूसरा रीजन क्या है, नदियों में गाद भरना। गाद क्या होता है, कीचड़ नहीं होता क्या, गाद, गाद भरना, कि भाई नदियों में तो गाद, नीचे कीचड़ भर जाता है तो वो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो ऊपर ही फ्लो करेगा ना फिर। और फिर थर्ड रीजन में हम क्या कह देंगे, जो नेपाल और भूटान से आने वाली हमारी नदियां हैं वो साथ में गाद ही भर के ले जाती हैं। जैसे बिहार का शोक हम किसको बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। नेपाल व भूटान से आने वाली नदियां, इसी वजह से यहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इसी वजह से क्या होता है, यहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। तो पूछ ले आपसे कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो हम क्या कह देंगे, सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन प्रवण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमारा असम स्टेट, बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, पश्चिमी बंगाल ये आते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरे नंबर पर कौन सा एरिया हो जाता है, दूसरे नंबर पर हमारा हो जाता है जो आपका भारत का ये वाला एरिया है ना, पूर्वी भारत का तटीय ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो हमारे बंगाल की खाड़ी से लगता एरिया है, ये जो एरिया है हमारा, जैसे ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हमारा, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल हो गया, जो आपका सुंदरवन डेल्टा वाला एरिया हो गया। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलन पे बनता है। ठीक है, जो आपका पश्चिमी बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। और हमारा जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु को छोड़ दो, जो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहां पे क्या है, पूर्वी भारत का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे भी बाढ़ आती रहती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। रीजन क्या है, यहाँ पे बाढ़ आने के कारण क्या है, एक तो आपके साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, दूसरा यहाँ पे भारी वर्षा होती है, तीसरा भाई समुद्री ज्वार जो आपके स्टॉर्म सर्ज होते हैं, जिसको हम टाइड्स बोल देते हैं, स्टॉर्म सर्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, समुद्री ज्वार, ये ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। थर्ड हमारा कौन सा है, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है। उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा हो गया हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत हमारा ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा एरिया आ जाएगा इसमें, पंजाब, हरियाणा आ गया, आपका राजस्थान आ गया। ठीक है,
यहाँ पे रीजन क्या है बाढ़ आने का? क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे पंजाब में और हरियाणा में आपकी सतलुज, पंजाब में तो सतलुज और व्यास के पानी से आती है, हरियाणा में घग्गर के पानी से आती है, जिसे हम हाकड़ा नदी भी बोल देते हैं। हाकड़ा घग्गर बांध इसीलिए बनाया गया था, ओटू बांध सिरसा में, कि घग्गर जो बाढ़, हरियाणा में बाढ़ किसकी वजह से आती है? घग्गर नदी की वजह से ही आती है। और पंजाब में किसकी वजह से आती है? सतलुज और व्यास की वजह से आती है। और राजस्थान का सारा पार्ट नहीं, राजस्थान का जो आपका ईस्ट पार्ट है, यहाँ पर बाढ़ आती है। रीजन ये हो गए। यहाँ पे और कारण क्या है? एक तो आपकी नदियां हैं यहाँ पे, और ये बाढ़ प्रभावित नदियां ही हैं। कारण क्या है? बाई चांस ही बारिश आ जाती है, अचानक बारिश आ गई भाई, ठीक है। जैसे इस साल आई थी हमारे 2025 में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों ही डूब गए थे लगभग, और नदियों का उफान, इस वजह से बारिश आती है। फिर बात आ जाए कि भाई और कहाँ कहाँ आती है? और आती है बेटा आपका जो ये मध्य भारत है, मध्य भारत का मतलब जो आपका मध्य प्रदेश हो गया और आपका जो छत्तीसगढ़ एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे एक तो नर्मदा नदी बहती है भाई, एक आपकी ताप्ती, महानदी, ये उफान पे आ जाती हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपके बारिश तेज आती है, जिससे बाढ़ आती है। और दूसरा आपका जो ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ना, हमारा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, जहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा? एक तो महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र आ गया। कौन सा? महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र हो गया। और आपका जैसे गोवा, केरल, कर्नाटक और केरल, यहां पे भी बाढ़ आती है। यहां बाढ़ क्यों आती है? पहला रीजन क्या है? अत्यधिक मानसूनी वर्षा, अत्यधिक मानसूनी वर्षा होती है यहां पर। और सेकंड रीजन क्या हो जाएगा? पहाड़ी ढालों से तेज जल प्रवाह। समझ में आया कि हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? बहुत अच्छे से समझ लिए हमें। सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन प्रवण क्षेत्र, जहां भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, जो आपका असम का एरिया हो गया, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल। फिर आपका जैसे आपका ईस्टर्न कोस्टल पे है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सुंदरवन डेल्टा, जो आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर हमारा जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गया। फिर आपका मध्य इंडिया हो गया, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, भाई नर्मदा, ताप्ती और महानदी के पानी की वजह से। फिर हमारा साउदर्न कोस्टल कह रही हूँ, हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा, केरल, कर्नाटक, यहाँ आता है। अगर हम बात करें अब किस चीज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये बताओ कि शहरी बाढ़, शहरी बाढ़ यानी कि अर्बन फ्लडिंग, यानी कि नए उभरते क्षेत्र कौन से हैं? शहरी बाढ़ क्षेत्र, नए उभरते क्षेत्र कौन से हैं बाढ़ से प्रभावित होते हैं? जो सबसे पहले तो नाम आ जाएगा वन ऑफ द मोस्ट, मुंबई। कौन सा आ गया? मुंबई। मुंबई में हर साल बाढ़ आती है। दूसरा आपका जैसे चेन्नई, ये नए उभरते हैं जहां पर बाढ़ आ रही है। फिर आपका बेंगलुरु, हैदराबाद और हमारा दिल्ली, ठीक है। यमुना जब भी उफान पे आती है तो दिल्ली डूब जाती है। कारण क्या है? एक तो खराब ड्रेनेज सिस्टम है भाई, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है इनका ढंग का। दूसरा अतिक्रमण होता जा रहा है। तीसरा जो कंक्रीटाइजेशन होता जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपके भूकंप आती है। तो आपसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बाढ़ से रिलेटेड? बाढ़ से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये बताओ कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है बाढ़ से? तो हम कह देंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। और प्रभावित राज्य की बात कह दे तो असम और बिहार राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये बताओ कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में हम क्या नाम दे देंगे कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। फिर बात कह दे कि सबसे प्रभावित राज्य कौन से हैं? ये सबसे प्रभावित राज्य हैं दो, सबसे प्रभावित राज्य, ठीक है। तटीय बाढ़ का मुख्य कारण क्या है भाई? चक्रवात और समुद्री ज्वार आपके जो आते हैं। शहरी बाढ़ का कारण क्या है? ड्रेनेज की कमी है।
आ गया इतना समझ में? अच्छा, चक्रवात प्रवण क्षेत्र कौन से? चक्रवात प्रवण क्षेत्र में आपके जितने भी हमारा साउदर्न पोर्शन है और ये आ जाएगा, यानी कि हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, आपका ओडिशा हो जाएगा, फिर आपका जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। कहाँ कहाँ? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, ठीक है। ये हमारे चक्रवात प्रवण क्षेत्र थे। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। कौन कौन से हैं चक्रवात के? ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चक्रवात क्या होता है? अगर आप कहोगे तो मैं चक्रवात का आज ही समझा दूं या चक्रवात को मैं अलग से लेके आऊं? अगर आप कहोगे तो मैं चक्रवात को अलग से ले आऊंगी, ठीक है, या आज ही करना है तो आज बता दो मुझे कि आज ही समझा दो चक्रवात क्या होता है। चक्रवात को हम अलग ही ले आएंगे, ठीक है। फिर हमारा सूखा प्रवण क्षेत्र, जहां पर बारिश कम आती है। एक तो आपका राजस्थान है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं आती, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है, जैसे विंध्याचल रेंज की वजह से। फिर हमारा जो कर्नाटक है वो भी सूखा एरिया में ही आता है। भूसंखलन क्षेत्र, भूसंखलन होता है जैसे हमारा ग्लेशियर पिघल के आ गया, जैसे हिमालयी क्षेत्र हो गया, वेस्टर्न घाट। ये क्या है? हमारे भूसंखलन क्षेत्र हैं, यानी कि आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना पार्ट। फिर हमारा क्या आ गया कि ये बताओ कि भाई आपदा प्रबंधन में शिक्षा का क्या योगदान है? क्या है जो हमारा आपदा प्रबंधन है, इसमें शिक्षा का क्या योगदान है? क्या योगदान है भाई इसमें शिक्षा का? बताओ कि स्कूलों में आपदा प्रबंधन विषय यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कक्षा 8 में पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी में शामिल है ना, ठीक है। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो बेटा, आपदा प्रबंधन में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या मतलब है शिक्षा का लेके आना, कि लोगों को आपदा से पहले, दौरान और बाद में सही ज्ञान देना। भाई उनको नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइम क्या काम करना है, उनके अंदर स्किल्स और उनको उसका व्यवहार सिखाना चाहिए ताकि जान माल का नुकसान कम हो। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कूलों में आपदा प्रबंधन विषय लगाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का विषय लगाया गया है, क्लास 8 में एनसीईआरटी में शामिल है। फिर जैसे जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अगर हम देखो जैसे मॉक ड्रिल और फायर सेफ्टी प्रिकॉशन अनिवार्य कर रखा है स्कूलों में, ठीक है, कि भी आप दोगे, यूनिवर्सिटीज में भी दे रखा है। क्यों? क्या रीजन है कि जागरूकता बढ़ती है, एक तो कि लोग जानते हैं भूकंप, बाढ़, आग, चक्रवात में क्या करना चाहिए, घबराहट कम हो जाती है, सही जानकारी से हम पैनिक नहीं होते, जीवन बचाने में सहायक होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट एड हो गया, सीआरपी हो गया और आपका एवैक्यूएशन हो गया। इसकी जानकारी हमें मिल जाती है अगर हम पढ़ेंगे स्कूल कॉलेज में। समुदाय को आत्मनिर्भर बनाती है, जैसे लोग खुद भी और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। नुकसान की कमी होती है, क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर्डनेस से, अगर पहले ही आदमी प्रिपेयर है तो उससे क्या होता है, हानि कम होती है। अगर हम जैसे बात करें कि भाई स्कूलों में आपदा प्रबंधन विषय करवाया गया है, भाई शिक्षा के माध्यम से आपदा प्रबंधन के काफ़ी तरीके हैं। कौन कौन से हैं? जैसे स्कूल स्तर पर भाई आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपका सिलेबस है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को शामिल किया गया है। मॉक ड्रिल करवाई गई है, किसके लिए? भूकंप आ जाए बाई चांस या आग लग जाए स्कूल में तो आप कैसे करोगे। आपका फर्स्ट एड को सिखाया गया है, फर्स्ट एड सिखाया गया है आपके स्कूल में कि फर्स्ट एड उपचार कैसे होता है। और आपका जैसे आग लग जाए तो एग्जिट प्लान कैसे करें, आग लगे तो जो आपका इमरजेंसी गेट होता है कैसे उसका यूज़ करें, ये सब चीज़ सिखाई जाती है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में देखें कि आपदा प्रबंधन के कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट अलग से भी हैं भाई, जैसे आपका एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, इनके माध्यम से भी हम प्रशिक्षण देते हैं। रिसर्च और स्टडी के माध्यम से भी देते हैं भाई स्कूल और कॉलेजेस में, तो रिसर्च और स्टडी, रिसर्च और स्टडी के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अगर हम सामुदायिक स्तर पर बात करें,
अगर हम सामुदायिक स्तर पर बात करेंगे तो जैसे आपकी ग्राम सभा होगी, पंचायत शिक्षण हो गया। अच्छा, ये फ्रेमवर्क्स आ गए थे क्या? चलो समझ लो इस चीज़ को भी, मैं साइड में ही लिख दूंगी। शायद मुझे लगा कि मैंने आगे लिखवाया होगा पर नहीं लिख रखा, तो कोई नहीं, हम इसके आगे ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज ही ऐड कर देती हूँ जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो भाई, स्कूल में हो गया आपके मॉक ड्रिल और फायर सेफ्टी परीक्षण करवाना है। यूनिवर्सिटीज़ में कैसे करवाएंगे? एनएसएस के थ्रू, एनसीसी के थ्रू आपको शिक्षित करेंगे, रिसर्च और स्टडीज़ चलेंगी। अगर हम बात करें कि भाई समुदाय स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं? समुदाय स्तर पर जैसे आपकी जो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत परीक्षण करवा देंगे भाई, गांव गांव जाकर उनको शिक्षित कर देंगे कि कैसे आपको सेफ्टी बरतनी है। हम समुदाय स्तर पर हम पोस्टर भी लगा सकते हैं, हम कोई नाटक भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या कोई जन जागरूकता का अभियान भी स्टार्ट, देखा है ना आपने जन जागरूकता अभियान? जगह जगह कुछ कॉलेजेस स्कूल के बच्चे जाके अभियान करते हैं, छोटे छोटे नाटक के थ्रू करते हैं, और स्वयं सेवकों का निर्माण करते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि डिजिटल और मीडिया, जो आपकी मीडिया है वो भी तो हमें आपदा प्रबंधन में हमारी हेल्प करती है, डिजिटल। और अगर हम मीडिया शिक्षा की बात करें, भाई मीडिया के थ्रू भी तो हमें पता चलता, मीडिया के थ्रू ही पता चला था हमें कि भाई हमारा जोन 6 भी बन चुका है, रेड अलर्ट एरिया, दिल्ली एनसीआर और जितना भी हमारा हिमालय क्षेत्र है। जैसे डिजिटल और मीडिया क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है? टीवी के थ्रू हम बता सकते हैं, रेडियो के थ्रू, आपका मोबाइल अलर्ट हो गया कि भी आपके मैसेज आ जाएगा, सब समझाया हुआ है ये। जैसे आपकी सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया जस्ट लाइक आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिसपे आप सारा दिन रील्स, स्क्रॉल और शॉर्ट्स देखते घूमते हो। ठीक है, या आपका जो भाई एनआईडीएम के कोर्स हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स हो गए, कौन से ऑनलाइन कोर्सेज भी तो करवाते हैं ये, इनके थ्रू भी तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे अगर हम बात करें, जागरूकता पे जोर दिया था, तभी तो हमारा क्या आया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 2005 में आया था। फिर हमने जैसे एनडीएम में था भाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपकी 2005 में ही आई थी। उसका काम क्या था? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश देना, भाई स्कूलों में प्रोवाइड करो शिक्षा। जैसे आपका एनआईडीएम है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, भाई प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम देता है। आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी में डिजास्टर मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, किसमें? क्लास 8th में किया गया है। जैसे आपका संघाई फ्रेमवर्क था भाई 2015 से 30 तक का, जो भी शिक्षा को डीआरआर का मुख्य आधार मानता है। इतना समझ में आ गया? हो गया भाई? इतना अच्छे से आया समझ में? और अच्छे से समझ में आ रहा है। हम कम कम कर रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम में बैठेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के आगे, ना ज़्यादा रट्टा मारना, ना ज़्यादा कुछ करना। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। हमारा कहाँ तक हो चुका है मैं खुद भी देख लूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ तक हो चुका। ठीक है, पेरिस समझौता हो चुका हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल हो चुका है हमारा, फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि भाई आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य। ठीक है, कि कौन कौन सा भाई डिजास्टर मैनेजमेंट और हमारी हेल्थ का, जैसे आपदा के बाद आपके जो एपिडेमिक यानी कि महामारी फैलती है, जैसे आपका डायरिया हो गया भाई, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, इन जैसी बीमारियों से कैसे निपटना है। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है या यूनिसेफ है, इनकी भूमिका क्या है। भारत का राष्ट्रीय मिशन जो NHM है, कैसे आपदाओं में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में करेंगे। भाई मैं करवाऊंगी जो चीज़ वो डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।